सभी भविष्य के शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज चर्चा करने वाले हैं हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस पीवाईक्यू के दूसरे सेशन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों से मैंने वादा करा था कि हम आपको पीवाईक्यू और एससीईआरटी दोनों कंप्लीट कराएंगे। तो एससीईआरटी वाली क्लासेस के लिए 1-2 दिन का समय दे दीजिएगा। क्लास कैसे बेहतर हो, चीजें आपको किस तरह से बोर्ड पे अच्छी दिखे, इस पे पूरी तरीके से हम काम कर रहे हैं। जैसे ही वो फिनिश हो जाता है, क्लास आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। बहरहाल जो हम आज चर्चा करने वाले हैं वो आपके पीवाईक्यू सेशन का दूसरा क्लास होगा, जहां पे हम लोग महत्वपूर्ण फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल को देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई यानी कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान में रखना कि जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ये 100% आपको आज के इस सेशन से देखने को मिल जाएगा। क्या जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ आज के इस सेशन के नहीं, आगे और भी जितने भी सेशन होंगे उन सभी सेशन के जो पीवाईक्यू हैं, यकीन मानिए कि मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा। प्रयास नहीं करूंगा, क्लास में याद करा दूंगा, बशर्ते कि अगर आप रोज क्लास देख रहे हैं तो। ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। पहला ऑप्शन है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा है अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेनली ये 3 ऑप्शन पे ही आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट रहता है। बाद बाकी के जो 2 ऑप्शन है ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में मिलते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी बात करी जा रही है ओम के नियम की, ओम के नियम की सत्यापन। तो ये पहले तो हमको बताओ कि ये ओम नियम क्या होता है या ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। तो आप सभी याद रखना कि फिजिक्स में किसी भी परिपथ से बहने वाली धारा और उस परिपथ में जो वोल्टेज होता है इसके बीच एक संबंध बताया गया। और वो संबंध किसने बताया था? तो ओम चा ने बताया था, यानी कि ओम चचा ने बताया था। तो आप सभी याद रखना कि इसी संबंध को ओम के नियम के रूप में जाना जाता है। ओम चचा ने क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि अगर अगर ताप नियत हो, अगर ताप नियत हो, अगर ताप नियत हो तो किसी परिपथ से किसी परिपथ से किसी परिपथ से बहने वाली बहने वाली धारा बहने वाली धारा धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है, वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये नियम दिया किसने? तो आप सभी याद रखना कि सर जॉर्ज साइमन नामक ओम ने। प्रतिपादित किसने करा? प्रतिपादन इस नियम का किसने करा? आप सभी याद रखना जॉर्ज साइमन ओम। और इसको आप प्यार से ओम चचा भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि वास्को चा भारत कब आए थे और फिर वास्को डिबा वाला भारत कब आए थे। तो आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ में ये ध्यान रखना हमेशा कि जो हमारा परिपथ होगा उसका ताप नियत होगा। सर परिपथ किसको बोलते हैं? तो बहुत सरल चीज है परिपथ। आप सभी ध्यान दो कि मान लो कि ये हमारा कोई ऐसा सर्किट है जिसमें ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ये बैटरी है, तो यहाँ हमें स्विच भी लगाना होगा। तो चलिए हमने स्विच लगा दिया, ये हमारा परिपथ हो गया। अब इससे जो बहने वाली धारा होगी, चूंकि ये बैटरी लगा हुआ है तो ये वोल्टेज देगा। अब इससे जो बहने वाली धारा होगी वो सर इस वोल्टेज के समानुपाती होगी। और जो ओम का नियम है वो किसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच संबंध बताता है। जो स्टेटमेंट है कि ताप नियत हो तो किसी परिपथ से बहने वाली धारा आई वोल्टेज के समानुपाती होती है, तो आप सभी ओम के नियम से कह सकते हो सर भी समानुपाती आई होता है। क्या होता है? भी समानुपाती आई होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। ध्यान रखना कि ये जो वोल्टेज है ये किसी भी परिपथ के लिए बहुत जरूरी है। वोल्टेज डिम हो जाता है तो देखते होंगे गांव घर में बल्ब जो है भूख भाग करने लगता है, बहुत कम रोशनी हो जाता है। तो वोल्टेज क्या करता है? सर इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है प्रवाहित होने के लिए। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि कोई आदमी किसी को धक्का दे तो वो दौड़ना शुरू कर देता है, उसी तरीके से वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने का काम करता है। अब ध्यान रखना कि जब वोल्टेज आई के समानुपाती है तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या मिलेगा गुरुजी? आप सभी याद रखना कि V इक्वल टू हम लोग IR लिखते हैं और ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं इसके बदले इस R को लाते हैं। इसके बदले हम लोग क्या लाते हैं? सर इस R को लाते हैं। और याद रखना आप सभी इस R को हम लोग क्या कहते हैं? ओम्स कांस्टेंट कहते हैं।
क्या कहते हैं? ओम्स कांस्टेंट, यानी कि ओम का नियतांक कहते हैं। और ओम का नियतांक चूंकि आर है तो आप आर इक्वल टू यहाँ पे भी बटा आई भी कह सकते हो, आर इक्वल टू भी बटा आई भी कह सकते हो। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि ये तो ओम के नियम की बात हुई कि ओम ने बताया कि किसी परिपथ से बहने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, और हम लोग V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, जहां R क्या है हमारा? ओम्स कांस्टेंट है। तो फिर इससे सवाल जो पूछा गया है वो तो अमीटर और वोल्टमीटर से पूछा गया है। सर इसका क्या मामला है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि जब आप ओम के नियम का सत्यापन करेंगे तो आपको परिपथ की धारा भी मापनी पड़ेगी और परिपथ में कितना वोल्टेज है वो भी मापना पड़ेगा, तभी तो आप दोनों के बीच में संबंध बताएंगे कि वोल्टेज और धारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली समानुपाती है। तो धारा आप कैसे मापेंगे और वोल्टेज आप कैसे मापेंगे? तो आप सभी ये याद रखना, आप सभी ये याद रखना स्टार मार्क दे करके। धारा मापन के लिए, धारा मापन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? धारा मापन के लिए हम लोग अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अमीटर का। और मेरे मित्र विभव या फिर आप कह लो वोल्टेज, विभव या फिर आप कह लो वोल्टेज, इसके मापन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आप सभी याद रखना वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका? वोल्ट मीटर का। अब सवाल यह है कि अमीटर और वोल्ट मीटर आपको दे दिया जाएगा तो आप उसका क्या करेंगे? कैसे उसको सर्किट में लगा करके चेक करेंगे? तो याद रखना कि धारा मापने के लिए अमीटर जब भी परिपथ में जोड़ा जाएगा तो यह श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। परिपथ में क्या होगा? तो आप सभी ध्यान रखना कि यह श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, जबकि वोल्ट मीटर मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि परिपथ में सर परिपथ में किस क्रम में जुड़ेगा? तो सर ये समांतर क्रम में जुड़ेगा। परिपथ में ये समांतर क्रम में जुड़ेगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो हमारा वोल्ट मीटर होगा उसको हम लोग परिपथ में कैसे ऐड करेंगे? आप सभी याद रखना परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में जुड़ेगा, क्रम में जुड़ेगा। अब ये ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो आप सभी कि आपसे सवाल यह है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब वोल्टेज और धारा का वैल्यू आपको पता रहेगा तब है ना आप उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताइएगा। तो आप कहेंगे वोल्टेज और धारा मापने के लिए हम अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो धारा मिल जाएगा, सर जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमको विभव मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है और आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि दूसरा में है अमीटर को समांतर क्रम में कभी नहीं जोड़ा जाता है और वोल्टेज को श्रेणी क्रम में कभी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिर है कि अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जिसका जो प्रोसीजर है वो तो हमें फॉलो करना होगा। अब बीमारी है आंख में या डॉक्टर दे दे पेट का दवाई तो पता क्या चलेगा? आप कहेंगे सर पेट में अलग बीमारी उखड़ गया। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। कह रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? अब बहुत सारे छात्र को यहाँ पे जो लोहा का बुरादा है ये बुरा देता है। कैसे? तो हम लोग तो सीधे याद करते हैं कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हम लोग सीधे याद करते हैं कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और एग्जाम देने जाओ और वहां पे धातु ना दे करके, जो आप पढ़े हैं वो ना दे करके उसका एग्जाम्पल देते तो थोड़ा सा माइंड वहां पे चॉक कर जाता है। लेकिन आपको चॉक नहीं करना है क्योंकि आप द लॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हो जाएंगे अब। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो भी चीजें होगी वो लॉजिकल तरीके से आपके माइंड में सेट करी जाएगी। मेरे मित्र लोहा क्या है? धातु, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो लोहा है आयरन है मेरे मित्र, इसके लिए सिंबल Fe होता है। तनु HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो मेरे मित्र अभी हम लोग तनु को गोली मारते हैं, सीधे HCl यहाँ पे लिखते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख दीजिए। अब ध्यान दो कि यहां पे अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? याद रखना FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होगा। ध्यान देना यहां पे क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस करने के लिए 2HCl लिख दिए, दैट्स आर नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब 2HCl हम कह रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ध्यान देना कि तनु अम्ल का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, चूंकि इसकी पीएच वैल्यू याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पीएच वैल्यू जो है वो क्या होती है? तो आप सभी कहेंगे सर 7 से कम होती है, 7 से कम होती है। और क्या होगा? 7 से बहुत कम आप कह सकते हो।
ठीक है, 7 से बहुत कम स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, इन सभी अम्लों को। तो तनु बोला इसमें, तो तनु में हम लोग क्या करते हैं कि सर जल में अम्ल मिलाते हैं ताकि जो HCl का पावर है, एसिड का पावर है, वो कम जाए। तो मेरे मित्र जो तनु अम्ल है उसको आप Fe+2HCl लिख सकते हो। क्या बना रहा है सर, FeCl2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन क्लोराइड। क्या कहते हैं, आयरन क्लोराइड। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है सर जी, हाइड्रोजन गैस। सवाल वही पूछ रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। अब बुरादा लोहा का है तो सर प्रॉपर्टीज तो लोहा वाला ही होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। ये चीज हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। हमको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड की बात करी जा रही है, तो आयरन हाइड्रोक्साइड तो यहां पे रिलीज नहीं होगा, लेकिन मेरे मित्र याद रखना कि क्लोरीन गैस का उत्पादन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किस प्रक्रिया में होता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में होता है। तो लिख लो क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसमें क्या होता है तो आप ये याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में आप ध्यान रखेंगे क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। साथ ही मेरे मित्र यहां पे ये जो प्रॉपर्टीज है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो आप याद रखेंगे कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस रिलीज करेगी, आप सभी याद रखेंगे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। तो कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर निम्न में से डैश गैस रिलीज करती है, कौन सी गैस उत्पन्न करती है, आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस। अब एक और प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप सभी स्टार मार्क देकर के लिख लो कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर CO2 गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ये चीज आप सभी याद रखना चला माइंड में हमेशा कि धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगी हाइड्रोजन गैस, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगी, कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए अगला सवाल पे, और देखिए क्या कह रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण, वनोन्मूलन, चराई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि की बात करी जा रही है। जनरली बाढ़ क्या है, पानी की अधिक मात्रा, और जब पानी की अधिक मात्रा होगी तो पानी बहुत तेज धार के साथ चलेगी, और उस तेज धार में अभी बिहार में मतलब बक्सर के आसपास में जमनिया गांव है, पूरा एकदम बहा दिया गया। अभी आप उत्तराखंड का हाल देख लो, पंजाब का हाल देख लो, क्या हो रहा है सर, पानी की अधिकता इतनी ज्यादा और पानी में करंट इतना ज्यादा है कि बड़े बड़े इमारत ढह जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि बाढ़ को रोकने का प्राकृतिक तरीका क्या हो सकता है। मेरे मित्र आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में जो भी अपवाह तंत्र हैं, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो आपका जैविक हो या फिर अजैविक हो, ये सारे मिल करके प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। अब अपवाह तंत्र का काम है, नदी नाले जो हैं हमारे पूरे भारत में, उसका काम है कि अगर किसी भी तरीके से पानी बहुत ज्यादा हो जाए, पानी का जो मतलब लेवल है वो ज्यादा हो जाए, तो ये नदी नाले उस पानी को बहा करके सर कहीं दूसरे जगह विस्थापित करेंगे। अब ध्यान देना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जो प्राकृतिक तंत्र हैं उसको मतलब एक तरह से कह सकते हो नष्ट किया जा रहा है। उसके पीछे का कारण है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की चाह बढ़ रही है। सभी लोग चाह रहे हैं कि पहाड़ पे घर होता तो वहां पे आसानी से व्यू आता, और आज तो सोशल मीडिया का दौर है, रील्स का जमाना है। सभी लोग क्या चाह रहे हैं सर, रील्स बनाए, पहाड़ पे घर हो, तो उसके लिए आपको जो नेचुरल चीज है उसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, पेड़ पौधे काटने होंगे। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे खास करके बिहार में, तो बिहार में जनसंख्या मतलब कह सकते हो बढ़ने के लिए एक अनुकूल वातावरण है, और बिहार में मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है। और आप सभी पाएंगे कि एक एक पिताजी के 6-6 बेटे हैं और जमीन सीमित है, तो सर घर बनाने के लिए या रहने के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो क्या करेंगे सर, जंगल वाले जो इलाके हैं, जो पेड़ पौधे, उसका वो कटाई करेंगे। अब जब आप पेड़ पौधे को अपने लाभ के लिए हटा दोगे तो पेड़ पौधा खत्म, मतलब उसका जड़ भी खत्म। पेड़ पौधा क्या करता है, तो सर पेड़ पौधा जो है वो मतलब मिट्टी को पकड़े हुए रहता है, और जब पेड़ पौधा की जड़ मिट्टी को पकड़े हुए रहता है तो वो क्या करता है, तो
तो सर जो मिट्टी है वो मजबूती से उस जमीन पे रहती है, या आप कह सकते हो उस जगह पे टिकी हुई रहती है। ऐसे में अगर आप बांध के आसपास में पेड़ वगैरह लगाते हैं तो वहां का जो बांध होता है वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती है वो मिट्टी को मजबूती से पकड़े हुए रहती है। तो एक तरफ हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं अपने सुख सुविधा स्वार्थ लाभ के लिए, और दूसरे तरफ प्रकृति की मार झेल रहे हैं। इसके पीछे का सर मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट यही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या किया जाए, वन रोपण किया जाए, एफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाए, तो पेड़ पौधे की जो जड़ होगी वो मिट्टी को पकड़े हुए रहेगी, जिस वजह से जो कई बांध होंगे या जो कटाव है वो बहुत कम होगा, और जो बाढ़ का प्रभाव है इसको हम कम कर सकते हैं। तो सवाल है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या हो सकती है? ऐसे बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जल स्तर को बहुत पूर्ण तरीके से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, और वो भी हमारे हाथ में। वो कैसे? तो सर पेड़ पौधा लगा करके, और पेड़ पौधा लगाने की प्रक्रिया वन रोपण कहलाती है। वन रोपण का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधा लगाने की प्रक्रिया। पेड़ पौधा लगाने की प्रक्रिया वन रोपण कहलाती है, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अफॉरेस्टेशन। अब है वनोन्मूलन, पेड़ पौधे को काटने की प्रक्रिया। पेड़ पौधा काटने की प्रक्रिया वनोन्मूलन कहलाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? डिफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। और चराई, गेजिंग, तो आप सभी को मालूम है कि पशुओं का चारा होता है, और अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जो खाली मैदान होंगे जहां पे पशु चरते होंगे। तो चराई कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करता है बहुत हद तक। अगर मैक्सिमम लेवल पे चराई हो जाए, मतलब घास फूस पूरा खत्म हो जाए, तो संभावना है कि अगर थोड़ा सा भी पानी का फ्लो होगा तो मिट्टी कमजोर हो जाएगी, तो वो आसानी से क्या होगा सर? उसका बहाव तेज हो जाएगा, और जो उपजाऊ मिट्टी होगी वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो बाढ़ के प्रभाव को कम करने की सबसे उत्तम विधि में आप क्या कहेंगे गुरुजी? वन रोपण। क्या होगा? वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? मेरे मित्र सवाल यह है आपसे कि खाने का जो डब्बा होता है उस पे जिंक के लेयर के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी होती है? इसलिए चढ़ी होती है कि जो टीन है वो जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है, जबकि जो जिंक है वो जो जिंक है वो टीन की अपेक्षा अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, जबकि जो टीन है वो जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। इस चीज को आप यहां पे लिखो, आप पहले इस चीज को लिखो कि जिंक टीन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। जिंक टीन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये चीजें स्पष्ट हो गई, कि जो टीन होगी वो जिंक से कम अभिक्रियाशील होगी। अब सर ये अभिक्रियाशीलता का मतलब क्या है? आप सभी देखे होंगे कि कोई आदमी बात बात में पिनक जाता है, मतलब उसका जो रिएक्शन रेट होता है वो बहुत हाई होता है। उसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री में 118 तत्व का अलग अलग रिएक्शन करने की रेट होती है। किसी तत्व के साथ घुलने मिलने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। कोई बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, कोई बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। तो मेरे मित्र जो आपका अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, उस श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होते हैं वो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। जो सर नीचे होते हैं, जितना नीचे होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, आप कह दो कम क्रियाशील होते हैं। अब ये आप सभी ध्यान में रखना कि जो जिंक है वो टीन के बजाय अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जो हमारा खाने का डब्बा होगा उसमें जो भोज्य पदार्थ होगा वो संभव है कि वो गर्म भी होगा, और उसमें बहुत सारे तेल मसाले भी होंगे, अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होंगे। तो मेरे मित्र ये तो उससे रिएक्ट करने का प्रयास करेगा, और कहीं ना कहीं वो हमको बीमार करने का प्रयास करेगा। जबकि उस जगह पे टीन क्या है? आप कहेंगे सर जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील, तो ये जल्दी खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। गलनांक से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यह बात बिल्कुल सही है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, और टीन कम प्रतिक्रियाशील है जिंक की तुलना में। इसीलिए हम लोग खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का क्या करते हैं सर? परत चढ़ाते हैं। जिंक टीन की तुलना में महंगा है, ऐसा कुछ नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी हम सबों को परेशान करता है। मेरे मित्र ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का जो फोटो है आप सभी देख पा रहे हैं, ये क्या है सर? अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। अभिक्रियाशीलता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। अब ध्यान देना यहां पे कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे टॉप पे कौन है सर? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, फिर है जिंक, फिर है फेरस, फिर लेड, फिर है आपका हाइड्रोजन,
फिर है कॉपर, फिर है Hg, फिर है Ag और फिर है Au। ध्यान देना, Hg Ag, तो Hg आपका क्या हुआ, पारा, क्या हुआ, पारा। Ag क्या हुआ सर, चांदी, चांदी। Au क्या हुआ, सोना। मेरे मित्र याद रखना कि इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर है वो उतना ज्यादा अभिक्रियाशील है, और जो जितना नीचे है वो कम अभिक्रियाशील है। और इसमें हम लोग कहते हैं कि सर ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता घटती है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सर ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता घटती है। यहां देखो मोस्ट रिएक्टिव लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, अधिक अभिक्रियाशील, और यहां पे लिस्ट रिएक्टिव लिखा हुआ है, मतलब कम अभिक्रियाशील। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता घटती है, नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। अब सर ये नाम कैसे याद रहेंगे मेरे मित्र, आसानी से याद रहेंगे, बस एक ट्रिक याद रख लेना। बड़ा ही लोकप्रिय अभिनेत्री रही है कैटरीना कैफ, आप सभी नाम से परिचित होंगे, कई मूवी देखे होंगे। अब कैटरीना जी को एक दिन क्या हुआ, तो सर फनी मूड में आया। उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने अपने पीए को बोला कि हमको कार चाहिए। तो पीए बोला मैडम कौन सा कार, तो उन्होंने बहुत सारे कार का नाम सुझाया। तो पीए जो है वो मतलब अपने जो उसके अलग लोग थे उनको बोला कि मैडम को कार चाहिए, तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए, कौन सा कार, तो उन्होंने बताया कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। अब कैटरीना ने फरमाइश की कि भैया हमको अल्टो भी दे दो, अल्टो है तो अल्टो दे दो, जेन है तो जेन दे दो, फरारी है तो फरारी दे दो, लेकिन उसको क्या मिली सर, ओडी मिली। इस बात को लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे ऐसे कि कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, अल्टो जेन फरारी, अल्टो जेन फरारी, ठीक है। फिर भी हाई क्यों मिली, ये हम व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख रहे हैं चला, फिर भी हाई क्यों मिली, हाई क्यों मिली, क्यों को आप ऐसे लिख दो सी यू, क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी, सिल्वर प्लेटेड ओडी। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कैसे याद रहेगा, तो ये याद रहेगा ना कि कैटरीना कैफ ही बात बोली थी, आलोक सर बताए थे कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी। अब कैटरीना से के याद रख लेना, के क्या है पोटेशियम, ने से आप सर ऐसे इसको ना रख देना, ये क्या हो गया सर सोडियम। कार से आप सीए याद रख लेना, ये कैल्शियम। मांगी से यहां पे देखो मांगी, तो मौ भी इसमें आपका प्रोनाउंस होता है, गी भी तो जी, तो आप सभी कहेंगे एम जी। अल्टो से आप एल याद रख लेना, जेन से आप जिंक याद रख लेना, फरारी से आप एफई याद रख लेना। तो देखो ऊपर से पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक सर जिंक, फरारी मतलब लोहा, तो सर लोहा। यहां तक तो हो गया। अब ये फिर भी को सेम शब्द समझो, और यहां पे पीबी, तो देखो ये सर लेड हो गया। हाई को सर आप यहां पे एच समझ लो, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन हो गया सर। सीयू कॉपर, मिली मतलब मिली को आप मरकरी से रिलेट कर दो, मिली को सर मरकरी से रिलेट कर दो। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि मरकरी को हम आप यहां पे Hg कह दें। सिल्वर, अभी जस्ट मैंने बताया आपको सिल्वर Ag, प्लेटेड से प्लेटिनम याद रख लेना Pt, और ओडी से आप Au याद रख लेना यानी कि सोना। बस इसको आप 2-4 बार दोहरा लेना, यकीन मानिए याद हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा तत्व ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम, आपको जीवन भर याद रहेगा। न सिर्फ आप यहां अपने सिलेक्शन में इस चीज को श्योर करेंगे, बल्कि जब अपने छात्रों के साथ रूबरू हो रहे होंगे क्लास 10th में, तब भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मेरे मित्र, जो अगला सवाल आपसे पूछ रहा है वो है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। भैया ये अंडाशय पूछ रहा है। ध्यान देना यहां पे कि अंडाशय को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये कहां है, आप कहेंगे सर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। गौर फरमाना कि अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संरचना कुछ इस तरीके से दिखती है। अब ये जो आपका ओवरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। और इसकी संरचना आप कैसे देख रहे हो सर, इस तरीके से देख रहे हो। ये क्या है, अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय, ठीक है। और फीमेल में
जो ओवम अंडाणु होता है, फीमेल में जो अंडाणु होता है उसका निर्माण, अंडाणु का निर्माण कहां से होता है सर? इसी अंडाशय से होता है। कहां से होता है? इसी अंडाशय से होता है। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये फीमेल का जो ओवरी है ये न सिर्फ अंडाणु का निर्माण करता है, बल्कि मेरे मित्र इस ओवरी के थ्रू एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है। हार्मोन भी रिलीज होता है यानी कि स्राव होता है। तो ओवरी का काम केवल अंडाणु का निर्माण नहीं करना है, ओवरी का काम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल हार्मोन है इसका निर्माण करना भी है। क्या सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में केवल ओवरी होता है? बिल्कुल नहीं। ओवरी के बाद क्या होता है सर? ये जो संरचना आप देख रहे हैं इस संरचना को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी को हम लोग डिंबवाही नलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंबवाही नलिका भी कहते हैं। और याद रखना कि डिंबवाही नलिका फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। सर निषेचन क्या है? तो आप याद रखेंगे स्पर्म और ओवम का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है, जो कहां होगा? आप कहेंगे फैलोपियन ट्यूब यानी कि डिंबवाही नलिका में होगा। मेरे मित्र ध्यान देना कि आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, इस वाले पोर्शन को हम लोग यूटेरस कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय। और इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है सर? सर्विक्स यानी कि ग्रीवा बोला जाता है। और ये वाला एरिया क्या कहलाता है? याद रखना वेजिना यानी कि योनि कहलाता है। मेरे मित्र याद रखेंगे कि फीमेल के बॉडी में दो ओवरी होते हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं अंडाशय, और दूसरा अंडाशय ये। ध्यान देंगे कि इस दोनों अंडाशय का काम अंडाणु का निर्माण करना है। तो क्या सर ये दोनों अंडाशय जो है वो एक ही साथ अंडाणु का निर्माण करते? नहीं, दोनों ही अंडाशय जो हैं वो अल्टरनेटिवली, यानी कि आप कह सकते हो कि प्रत्येक मंथ अलग अलग अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। यानी कि ये दोनों अंडाशय एक साथ कभी भी अंडाणु का निर्माण नहीं करते हैं, ये अल्टरनेटिव मंथ में करते हैं। यानी कि अगर एक मंथ इससे हुआ तो अगले मंथ इससे होगा, अगले मंथ इससे हुआ तो फिर नेक्स्ट मंथ इससे होगा। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। अब मेरे मित्र जो सवाल आपसे पूछ रहा है वो ये है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? आपने देखा कि सर अंडाशय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है जो अंडाणु का निर्माण करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का भी स्राव करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है, आप कहेंगे बिल्कुल। एस्ट्रोजन का स्राव करता है, बिल्कुल। डिंब का निर्माण, डिंब यहां अंडाणु को कहा जा रहा है, आप सभी कहेंगे सर बिल्कुल। मतलब यहां पे अंडाशय का एक से अधिक कार्य मेंशन है, तो हम सभी कहेंगे सर इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। याद रखना कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये अंडाशय में किस कोशिका से स्रावित होगा? तो मेरे मित्र ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम कोशिका से क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम कोशिका से स्रावित होता है। किससे? कॉर्पस ल्यूटियम कोशिका से स्रावित होता है। जबकि मेरे मित्र ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये अंडाशय में ग्राफियन फॉलिक्यूल्स, अंडाशय में ग्राफियन फॉलिक्यूल से रिलीज होता है। किससे? ग्राफियन फॉलिक्यूल से रिलीज होता है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि यहां जो अंडाणु निर्मित होते हैं ये अंडाणु सर शुक्राणु से भरे होते हैं। अंडाणु क्या होते हैं? शुक्राणु से भरे होते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? तो सर भोजन का संचय होता है, यानी कि फूड का स्टोरेज होता है। यह भी चीज आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? आप कहेंगे सर टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। याद रखना कि बेकिंग सोडा की अगर बात करी जाएगी, सॉरी बेकिंग, हाँ ठीक है, दोनों कंसेप्ट समझना ही पड़ेगा। याद रखना कि बेकिंग सोडा की बात अगर करी जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाएगा। बेकिंग पाउडर की बात करी जाएगी, तो याद रखना कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का क्या होता है? आप सभी कहेंगे मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट सीधे हो जाएगा, जबकि जो आपका बेकिंग पाउडर होगा वो क्या होगा? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होगा। लैक्टिक अम्ल कहां मिलेगा चला? दही में मिलेगा। लैक्टिक अम्ल दही में, या आप कह सकते हो खट्टे दूध में पाया जाता है। दही या खट्टे दूध में पाया जाता है। ठीक है। अब ध्यान देना आप सभी कि मेथनोइक अम्ल, तो याद रखेंगे कि मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में,
मैथानोइक अम्ल चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, साथ ही मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, और साथ ही याद रखेंगे कि नेटल पौधे, नेटल पौधे, नेटल पौधे के, नेटल पौधे के सर रोए में, नेटल पौधे के रोए में, रोए मतलब सूंघ जैसा जो निकला हुआ रहता है, ये जंगल में मिलने वाला पौधा है, जो अगर इसका पत्ती आपके हाथ से टच कर जाए तो आप सभी ये ध्यान रखना कि आपको बहुत तेज जलन होगा। वो जलन किसके वजह से? तो मैथानोइक अम्ल के स्रावन के वजह से। ठीक है, अब याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण बात, आप सबों ने याद करा होगा कि चींटी सर फार्म में होता है, किसानों के जगह तो इसमें फार्मिक एसिड होता है। बिल्कुल मेरे मित्र, फॉर्मिक अम्ल को ही मैथानोइक अम्ल कहा जाता है। याद रखेंगे इस चीज को कि फॉर्मिक अम्ल को, फॉर्मिक अम्ल को ही मैथानोइक अम्ल कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल को ही मैथानोइक अम्ल कहा जाता है। ये चीज आप सभी माइंड में सर सेट कर लेंगे। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, जो कह रहा है कि कॉलीफॉर्म क्या होते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है, तो इसका तो सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एकदम जल्दी जल्दी में आओगे कि सर पहले हम लोग क्वेश्चन में पढ़ लिए कि विद्युत विभव या वोल्टेज वोल्ट मीटर से मापा जाएगा, बिल्कुल सही पढ़े हैं, लेकिन याद रखना कि विद्युत विभव को मापने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियल का मतलब भी यहाँ विभव ही लिया जाता है, इसीलिए हमारी इस क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर सही होगा और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल मेरे मित्र कह रहा है आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, अदिश मात्रा। याद रखना सर चुंबकीय क्षेत्र सदिश मात्रा। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि सर वैसा क्षेत्र जहां पे कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मेरे मित्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप सभी याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि ये आपका कोई बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से निकलेगी और कहां जाएगी सर? साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाएगी। तो कहां से उत्पन्न हो रही है? उत्तरी ध्रुव से, और विलीन कहां हो रही है? दक्षिणी ध्रुव पर। याद रखना कि ये जो है, ये जो रेखा है, ये किसको बता रही है सर? चुंबकीय क्षेत्र रेखा को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को बता रही है। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी, लेकिन चुंबक के अंदर से क्या होती है सर? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये चीज ध्यान में रखना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना कि वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करा? वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करा? आप सभी याद रखेंगे वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने? ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा। यह चीज ध्यान में रखना। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सुने होंगे, अरे उन्हें मत जाओ 11,000 वोल्टेज का तार है खींच लेगा। आपके शरीर में भी चुंबक है और उसी चुंबकीय गुण का उपयोग करके डॉक्टर आपका एमआरआई कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, नहीं, आपके शरीर में भी क्या है सर? चुंबक की प्रॉपर्टीज है और जो चुंबकीय प्रभाव है वो उत्पन्न होता है, और इसी का उपयोग करके डॉक्टर मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग करती है, यानी कि आपके शरीर के जो अंदर के अंग होते हैं उसका चित्र लेता है, फोटो लेता है डायग्नोसिस करने के लिए, जिसको हम लोग एमआरआई बोलते हैं। मेरे मित्र कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक तार में क्या होता है? चुंबकीय गुण आ जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना, दैट्स आर द कॉमन फैक्टर। ये एक कॉमन फैक्टर है कि अगर किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उस चालक तार में क्या होगा सर? चुंबकीय गुण आ जाएगा, और ये गुण विद्युत धारा के प्रवाह करने से आया, इसीलिए हम लोग इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जिसकी खोज आप कहेंगे ऑरेस्टेड ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेटे जाने की स्थिति, बैठने की स्थिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे मित्र आप सभी को यह मालूम होगा कि जब भी आप किसी गद्दा वाला बिछावन पे जाते हैं और लेटते हैं तो वो उतना ज्यादा नहीं धंसता है नीचे, लेकिन अगर आप उस पर खड़ा हो जाते हैं तो आप पाते हैं पैर के पास गड्ढा हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप खड़ा हुए तो आपके पूरे बॉडी का जो भार था वो पैर के एरिया के बराबर में लगा, लेकिन जब आप लेटे तो आपके पूरे बॉडी का जो भार है वो क्या हुआ सर? पूरे बॉडी का जो एरिया है जब आप लेट गए उस पर वितरित हो गया। मेरे मित्र ध्यान से समझना,
कि आप कोई भी व्यक्ति हैं XYZ, आपकी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अरे चला, आपका तो कुछ ना कुछ वजन होगा ना, 51 kg, 52 kg, 55 kg, 60 kg। आप कहेंगे बिल्कुल। अब पृथ्वी पर कोई भी चीज है तो सर गुरुत्वीय त्वरण उसके लिए क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींची हुई है, और हम लोग तो पढ़ते भी हैं कि हम लोग पृथ्वी से बंधे हुए हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म, आदमी हवा में उड़ना शुरू कर देगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि जब आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते पृथ्वी से बंधे हो तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी आप पे कार्य कर रहा होगा। तो आप जब भी चलेंगे तो आपका द्रव्यमान और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर जी भार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। अब भार क्या है, एक प्रकार का बल। भार क्या है, एक प्रकार का बल। अब ध्यान देना कि जब आप पृथ्वी पर खड़ा होते हैं, जब आप पृथ्वी पर खड़ा होते हैं तो आपका जो शरीर का पूरा भार बल है वो एक छोटे एरिया पे लग रहा होता है। तो आप सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम है कि सर अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो फोर्स बटा एरिया कहते हैं, यानी कि हम लोग दाब इक्वल टू क्या कहते हैं, बल बटा क्षेत्रफल। दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। तो चला दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कहेंगे घटेगा। मेरे मित्र अब आप बता दीजिए कि जब आप खड़ा होंगे तब गद्दा ज्यादा धंसेगा कि जब आप लेटेंगे तब, आप कहेंगे जब खड़ा होंगे तब, क्योंकि हमारा जो टोटल बॉडी का वेट होगा वो सर लेस एरिया में लगेगा। हमारा जो पैर का एरिया है उसके बराबर एरिया में हमारा पूरा बॉडी का वेट एग्जर्ट हो रहा होगा। लेकिन जब हम लेट जाएंगे तो हमारे पूरे बॉडी का जो वेट है वो पूरे बॉडी के एरिया के बराबर में लगेगा, जहां पे हमें दबाव कम महसूस होगी। तो साफ है कि भार अधिक होगा, आप कहेंगे खड़े होने की स्थिति में। क्या कहिएगा, खड़े होने की स्थिति में। और मेरे मित्र हम लोग जो किसी भी वस्तु, हम लोग जो पृथ्वी पर भार लगा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, थ्रस्ट है, प्रणोद। क्यों, क्योंकि किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम लोग प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। अब देखो अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा 11 नहीं है सीधे, चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग मिस हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश क्या है। थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, आप सभी ये याद रखना कि जब किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करवाई जाती है, श्वेत प्रकाश पास करवाई जाती है, तो ये जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों में टूट जाता है। कितने रंग में टूट जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है। और इस 7 रंग को हम लोग किस रूप में जानते हैं, विबग्योर के रूप में जानते हैं, विबग्योर के रूप में जानते हैं, या इसी को हम लोग बैजानी हाफी नाला के रूप में जानते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि यहाँ पे V4 क्या होता है, वायलेट यानी कि बैगनी रंग, और R4 क्या होता है सर, रेड, O4 ऑरेंज, Y4 येलो, G4 ग्रीन, B4 ब्लू, I4 इंडिगो। मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो कि सबसे ज्यादा झुकाव किसका है, सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी रंग का है, सबसे ज्यादा झुकाव किसका है, बैगनी रंग का है। और मेरे मित्र याद रखना कि प्रिज्म से जिस रंग का झुकाव प्रिज्म के आधार की ओर, ये प्रिज्म का आधार है और ये बैगनी रंग प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ रहा है। तो सर जो रंग प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा मुड़ेगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। जो रंग प्रिज्म के आधार की ओर कम मुड़ेगा उसका अपवर्तनांक कम होगा और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। सवाल है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश, सबसे ज्यादा कौन झुक रहा है, बैगनी रंग। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तित भी बैगनी रंग ही होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी, वैसी ही बनी रहेगी, उठेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र सवाल ये है आपसे, सवाल ये है कि मान लो कि ये आपका एक ग्लास है और इस ग्लास में क्या है सर, केरोसिन ऑयल भरा हुआ है। इस ग्लास में क्या है, केरोसिन ऑयल भरा हुआ, यानी कि केरोसिन तेल है। और इसमें क्या किया जा रहा है सर, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जा रहा है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि केरोसिन तेल में बर्फ का टुकड़ा जब डालेंगे तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का जो तेल का सतह है, मिट्टी का जो तेल का सतह है वो क्या होगा, गिर जाएगी, वैसे ही बने रहेगी, उठ जाएगी। क्या होगा इसका आंसर। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर हम कैसे देंगे। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो, आप सबों को ये मालूम भी होगा कि जिस पदार्थ की घनत्व ज्यादा होती है, जिस पदार्थ की घनत्व ज्यादा होती है वो तरल में डूब जाता है। अच्छा केरोसिन तेल की अगर आप बात करेंगे तो केरोसिन तेल का घनत्व हम लोग 0.8 लेते हैं। कितना, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना लेते हैं, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे आप
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लो। जबकि जो बर्फ है इसका जो डेंसिटी है, यहां पे मैं डेंसिटी लिख दूं, घनत्व लिख दूं, इसका जो डेंसिटी है, बर्फ का जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम लोग रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बर्फ का डेंसिटी है वो कितना होता है सर? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप क्या कहेंगे कि सर केरोसिन तेल से ज्यादा घनत्व तो बर्फ के टुकड़ा का है। तो जाहिर सी बात है कि केरोसिन तेल में जैसे ही बर्फ का टुकड़ा डाला जाएगा, बर्फ का टुकड़ा डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। सिंक कर गया, कुछ देर के बाद ये पिघल भी जाएगा। बिल्कुल मेरे मित्र, चूंकि बर्फ यहां पे पिघलेगा तो बर्फ का जो आयतन होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे कम जाएगा। मेरे मित्र, बर्फ का टुकड़ा इतना बड़ा है, अब बर्फ पिघल गया तो इतने तो पानी हुआ, तो बर्फ पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या होगा? कमेगा। बर्फ का आयतन क्या होगा? कम जाएगा। तो मेरे मित्र, जब बर्फ का आयतन कम जाएगा, और यहां पे आप सबों को मालूम है कि जो बर्फ पिघलेगा तो वो पानी बनेगा, और पानी की जो घनत्व होती है वो क्या होती है सर? एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ऐसे स्थिति में आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो यहां पे पानी बनेगा, पानी का घनत्व तो केरोसिन के घनत्व से ज्यादा हो गया, तो वो जो पानी है वो क्या करेगा? केरोसिन को सर नीचे धकेलेगा, मतलब केरोसिन का सतह नीचे गिरेगा। तो जो सवाल है वो आपसे वही है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह आप सभी कहेंगे गिर जाएगी। क्या होगी? गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि सर बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो उसका आयतन कमेगा। अब जब आयतन कमा तो वो पानी बना, अब पानी का जो घनत्व होगा वो केरोसिन के घनत्व से ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि पानी जो है केरोसिन को दबाना चाहेगी, इसलिए केरोसिन की सतह नीचे गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ये 13 था, हाँ, अब 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? रक्त, प्लाज्मा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान रखना कि रक्त का पीएच वैल्यू हम लोग 7.4 लेते हैं, सिरका का पीएच वैल्यू 3.0 लेते हैं, ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू आप सभी ध्यान रखेंगे 1.2, लगभग कितना? 1.2। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमसे पूछ रहा है कि किसका पीएच 7 से अधिक है? तो सिरका और गैस्ट्रिक जूस का तो पीएच कम है, जबकि रक्त, प्लाज्मा आप कहेंगे सर 7 से अधिक है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। अब मेरे मित्र, बहुत सारे छात्र यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मार के एकदम मोच पे ताव दे करके बाहर निकलेंगे कि हमने तो कर दिया, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो 25 सेंटीमीटर आपके माइंड में याद है वो ये है कि आपकी आंख की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, मतलब वो न्यूनतम दूरी जहां पे आप किसी बुक या किसी भी चीज को अपने आंख के नजदीक रख करके साफ साफ पढ़ सकते हो, वो कितनी है सर? 25 सेंटीमीटर। और हम लोग इसको याद भी रखते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब वैसा न्यूनतम दूरी जहां पे किसी आप बुक को रख के आसानी से पढ़ सको, वो क्या है सर? 25 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? आपसे सवाल है कि नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होगी? तो मेरे मित्र, नेत्र लेंस की जो नाभिक दूरी है, एक्चुअली फोकस दूरी की बात करी जा रही है, और नेत्र लेंस की हम लोग फोकस दूरी, या आप कह सकते हो जो आपका फोकल लेंथ है, वो कितना होता है सर? 2 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। ये 25 सेंटीमीटर क्या है आप सभी याद रखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप सभी कहेंगे सर 25 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, जबकि मानव नेत्र की जो फोकल लेंथ होगी, मतलब जो आपका समान नेत्र लेंस है, उसकी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी? तो आप सभी कहेंगे सर 2 सेंटीमीटर। कितनी? 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? सिंपल याद रखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो आपसे सवाल है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? आप सभी क्या कहेंगे? सर जी विरंजक चूर्ण बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? चला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद रखना कि ये जो विरंजक चूर्ण है, इसका उपयोग
तो आप सभी याद रखेंगे रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ जो आपका ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये सॉरी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके रूप में किया जाता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि COCl2 का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखना। अगला सवाल आप सभी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मेरे मित्र, मैं ये क्वेश्चन आप सबों से चाहूंगा कि इसका आंसर बताएं। और ये बहुत ही कह सकते हो कि मिनिमम कंसेप्ट वाला सवाल है, और उम्मीद करेंगे कि आप सभी इसका सही जवाब जरूर देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो हम अगले सेशन में इसको सर आपको टिक कर देंगे, लेकिन आप सभी इस सवाल का जवाब देने का प्रयास जरूर करना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके आज के सेशन में टोटल 17 सवाल थे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच आपके रिजल्ट को 100% श्योर करेगा। अगर आप साइंस पृष्ठभूमि से हैं और बिहार शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं, तो ये जो बैच है ये आपके लिए रामबाण है। यहां पे जो आपको चीजें मिलेगी वो एनसीईआरटी 9th एंड 10th लाइन बाय लाइन कंप्लीट डिस्कशन, साथ में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, वो सारे आपको कराए जाएंगे। बोर्ड पीडीएफ, A4 पीडीएफ, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अगर आपको रिजल्ट सिक्योर करना है तो मेरे मित्र आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सारा चलेगा। लेकिन इस बैच में आपको एक बार सर चीजों को जरूर एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ ये बैच आपके सिलेक्शन को श्योर करेगा, बल्कि जब आप शिक्षक बनकर के आप अपने स्कूल में जाएंगे तो आपको छात्रों को पढ़ाने में भी मदद करेगा। ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।